लिख लिया होगा बेटा। देखो इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं अब ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर बेटा, ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? सबने देखा होगा ट्रांसफॉर्मर तो। देखो ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा डिवाइस है जो कि वोल्टेज लेवल में चेंजेस करता है। वोल्टेज को स्टेप अप भी कर देता है और स्टेप डाउन भी कर सकता है, मतलब वोल्टेज को हाई भी कर सकता है और वोल्टेज को लो भी कर सकता है। यदि मैं ट्रांसफॉर्मर का एप्लीकेशन की यदि बात करूं ना बेटा, जो आज हमारे घरों तक बिजली पहुंच पा रही है, इसका सबसे ज्यादा जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? ट्रांसफॉर्मर को जाता है। ऐसा इसलिए, यदि ट्रांसफॉर्मर नहीं होते तो इतनी दूर से पावर जो है हमारे घर तक पहुंचने में रास्ते में ही बहुत ज्यादा लॉसेज हो जाते। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मर के छोटे से लिख दो लाइन। इट इज एन इलेक्ट्रिक डिवाइस, it is an electric device which is used to step up or step down the alternating voltage। ध्यान रखना, ट्रांसफॉर्मर सिर्फ एसी के साथ ही काम करता है, डीसी के साथ काम नहीं करता है। ठीक है, हाँ, स्टेप अप और स्टेप डाउन द अल्टरनेटिंग वोल्टेज। यदि हम बात करें किस प्रिंसिपल पे काम करता है, देखो ये बोर्ड के हिसाब से पूछने वाले क्वेश्चन है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है। सबसे ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, ये जो टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं, ज्यादा बोर्ड में कुछ काम में आ जाते हैं ये। बाकी आईआईटी वगैरह इस पे कोई खास क्वेश्चन नहीं पूछता है, वैसे अभी तक तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, हो सकता है आगे क्या हो। ठीक है, ये प्रिंसिपल की यदि बात करें तो देखो हमने म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ा है। ठीक है, तो ये मेनली म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे ही काम करता है। मतलब एक कॉइल में यदि फ्लक्स चेंज हो रहा है तो उसके पास में रखी दूसरी कॉइल में जिस उस पहले वाली कॉइल की जब मैग्नेटिक फील्ड उससे पास करेगी तो वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने के कारण दूसरे से भी फ्लक्स चेंज होने लग जाता है, और दूसरे में यदि फ्लक्स चेंज होने लग गया तो उसमें इंड्यूस ईएमएफ आ जाता है। तो एक कॉइल के चेंज, करंट के चेंज के कारण दूसरे में इंड्यूस ईएमएफ का जनरेट होना वो म्यूचुअल था। उसी का काम में हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर में लेते हैं। तो इसमें लिखेंगे, प्रिंसिपल में लिखेंगे, ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, अब इसके कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं। ट्रांसफॉर्मर के कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। तो देखो बेटा, बेसिक जो ट्रांसफॉर्मर का डायग्राम बनाया जाता है वो कुछ ऐसा होता है। थोड़ा सा इसको, ठीक है, ये एक सॉफ्ट आयरन कोर है, इसके ऊपर ऐसे वाइंडिंग कर दी जाती है। यहां पे ये वाइंडिंग कर देता हूं। एक वाइंडिंग इधर कर दी जाती है।
ठीक है, ये इसको बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, और इसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, यहां से हम देते हैं एसी इनपुट, यहां से हमें मिलता है एसी आउटपुट। इसमें जो नंबर ऑफ टर्न है उनको N1 बोल देता हूं, और इसमें जो नंबर ऑफ टर्न है इनको N2 बोल देता हूं। ये सॉफ्ट आयरन कोर है। अब देखो बेटा, जब हम यहां पे एसी इनपुट लगाएंगे तो इसमें अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब एक टाइम वेरिंग करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। इस टाइम वेरिंग करंट फ्लो करने के कारण यहां पे एक फ्लक्स आएगा। देखो ये करंट है, मैंने कहा सपोज I1 है, यदि इसमें I1 करंट है तो देखो इसको IP बोल देता हूं, IP प्राइमरी करंट। ठीक है, तो प्राइमरी करंट इसमें से फ्लो करेगा तो इसका एक फ्लक्स आ जाएगा इसमें, और ये फ्लक्स जो है इस कोर मटेरियल से फ्लो करता हुआ इधर से ऐसे पास होगा, ऐसे फ्लक्स पास करेगा इस टाइप से। मैंने कहा 5 फ्लक्स इससे पास कर रहा है इससे। ठीक है, यहां पे ऐसे फ्लक्स सेटअप हो जाएगा। ये सॉफ्ट आयरन कोर इसलिए लिया जाता है क्योंकि सॉफ्ट आयरन मटेरियल से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो सॉफ्ट आयरन मटेरियल से ज्यादा फ्लो करना पसंद करती हैं बजाय कि एयर से। ठीक है, वैसे आगे यदि हायर लेवल पे पढ़ते हैं तो पूरा एक मैग्नेटिक सर्किट बनाया जाता है जहां पे रिलक्टेंस रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट होता है। वो सब चीजें हमें पढ़नी नहीं है, वैसे हमें सिर्फ इसका बेसिक आइडिया लेना है कि क्या होता है इसमें। तो ध्यान रखो, इस करंट के कारण इसमें एक फ्लक्स जनरेट हो जाता है, और ये फ्लक्स इस सॉफ्ट आयरन से फ्लो करता हुआ इधर से ऐसे पूरा एक लूप बना लेता है। अब देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे मूव कर रही है, अब ये फ्लक्स इस कोइल से भी पास हो रहा है। अब इस कोइल से फ्लक्स पास होगा, और ये जो फ्लक्स है बेटा एक्चुअल में इस करंट पे डिपेंडेंट होगा। ये जो करंट है टाइम पे डिपेंडेंट है, इसका मतलब ये जो फ्लक्स है ये भी टाइम वेरिंग फ्लक्स होगा। ये टाइम वेरिंग फ्लक्स इससे पास करेगा, तो बताओ यहां पे इंड्यूस ईएमएफ आएगा या नहीं आएगा? ये टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स यहां पे जनरेट हो चुका है, तो उसके कारण एक इंड्यूस ईएमएफ आएगा जो कि आउटपुट वोल्टेज का काम करने लग जाएगा। ठीक है, तो मैं कहता हूं सपोज इस कोर से जो फ्लक्स पास कर रहा है वो फाई है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि यदि इस कोर से 5 फ्लक्स पास कर रहा है, मतलब हर एक टर्न से 5 फ्लक्स पास कर रहा है, एक टर्न से 5 फ्लक्स है, तो इसमें टोटल N1 है, या फिर मैं कहूं NP है। इसको बोलता हूं NS। तो इससे जो टोटल फ्लक्स होगा उसकी बात करते हैं, 5P नेट। नेट जो 5P होगा वो बात करें तो ये होगा NP इंटू 5। इस कोर से 5 फ्लक्स है, तो इस टोटल जो इस NP टर्न से जो पास करेगा वो हो जाएगा NP इंटू 5। तो यदि 5S की बात करूं सेकेंडरी का, 5 सेकेंडरी, ये हो जाएगा NS इंटू 5। तो ध्यान से देखना, NP है नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कोइल, NS है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कोइल। अब देखो बेटा, ये जो है टाइम वेरिंग फ्लक्स है, तो देखो जो प्राइमरी है ये भी टाइम वेरिंग हो गया, सेकेंडरी भी टाइम वेरिंग हो गया। तो जो प्राइमरी में इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा वो हो जाएगा -d5p/dt। ये जो माइनस साइन है बेटा, ये तो सिर्फ बताता है कि डायरेक्शन क्या होगी। एक्चुअल में जो वो हम इनपुट अप्लाई करेंगे उसका अपोज करेगा प्राइमरी, बस ये बताता है। तो मैं डायरेक्शन से मतलब नहीं, मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो प्राइमरी में जो इंड्यूस ईएमएफ आएगा दैट विल बी इक्वल टू NP इंटू
डी फाई बाई डी टी, और यहां से सेकेंडरी में जो इंड्यूस ईएमएफ आएगा वो हो जाएगा डी फाई सेकेंडरी अपॉन डी टी, जो कि बन जाएगा एन एस इंटू डी फाई बाई डी टी। तो यहां से ईपी और ईएस का जो रेशियो है, ईपी अपॉन ईएस, दैट विल बी इक्वल टू एनपी अपॉन एनएस। ठीक है बेटा। ईपी जो है वो है इंड्यूस्ड ईएमएफ इन प्राइमरी, ईएस जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी। ठीक है, अभी तक इतना नोट करो। यहां से एक बात पता चलेगी कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उनका रेशियो एनपी अपॉन एनएस के इक्वल है। इसको नोट करो, फिर उसके आगे कंटिन्यू करते हैं अपन। देख लिया होगा बेटा, इसको मैं मिटा देता हूं। अब देखो यहां पे मैं एक ई डिफाइन कर देता हूं, ई इनपुट बोल देता हूं उसको। ई इनपुट जो है इनपुट या अप्लाइड इनपुट एसी वोल्टेज, इनपुट एसी वोल्टेज। तो समझना बेटा, मतलब हमने कुछ वोल्टेज अप्लाई किया प्राइमरी पर। ये कहां लगा रहे हैं हम? प्राइमरी पर, इनपुट है ना इसलिए। तो ध्यान से देखना, हमारी ये प्राइमरी कॉइल है, ये प्राइमरी कॉइल है, इसका कुछ स्मॉल रेजिस्टेंस भी होगा, आर बोल दिया। इसका जो रेजिस्टेंस है सपोज आर बोल दिया, वेरी स्मॉल। ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं लेते हैं क्योंकि वरना हीटिंग इफेक्ट के कारण कॉइल खराब हो जाएंगी, तो स्मॉल रेजिस्टेंस की कॉइल लेते हैं, जिसमें से हमने ई तो यहां पे अप्लाई कर दिया। लेकिन मान लो इसके पॉजिटिव पोलरिटी इधर है, नेगेटिव इधर है, तो हमने अभी बताया था कि जो प्राइमरी में इंड्यूस ईएमएफ आएगा वो अपोज करेगा इस एसी वोल्टेज जो हमने यहाँ पे लगाया है। तो मतलब ये पॉजिटिव है, तो इसका अपोज करने के लिए यहाँ पे पॉजिटिव पोलरिटी और नेगेटिव पोलरिटी जनरेट हो जाएगी, किसकी? ईपी की, मतलब इंड्यूस की। तो जो नेट करंट इससे प्राइमरी करंट जो आएगा, तो मैं कहूंगा नेट प्राइमरी करंट जो होगा वो होगा ई माइनस ईपी डिवाइड बाई आर, या फिर मैं ऐसे कहूं ई माइनस ईपी जो होगा नेट वोल्टेज इज इक्वल टू आई प्राइमरी इंटू आर, आई प्राइमरी इंटू आर। अब देखो, अब क्या हुआ बेटा, एक केस लेता हूं जब आर भी बहुत छोटा है और प्राइमरी करंट भी कम है। उस केस में ध्यान रखना, फॉर स्मॉल रेजिस्टेंस एंड स्मॉल करंट, मैं कहूंगा ई माइनस ईपी लगभग क्या हो जाएगा? जीरो। बहुत छोटे जब ये हैं मैं मान सकता हूं जीरो। ये आइडियल सिचुएशन मानी जाती है। हम मानते हैं कि ये आइडियल कॉइल है, इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है। उस केस में ई और ईपी लगभग बराबर हो जाते हैं। एक्चुअल में यदि रियल सिचुएशन देखी जाए तो हम जो लगाते हैं और ये जो हमें मिला है, एक्चुअल में इनपुट हम ज्यादा लगाते हैं, और ये जो इंड्यूस हुआ है इसको हम बैक ईएमएफ भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ इसलिए बेटा क्योंकि ये इसको अपोज कर रहा है, तो इसको इस करंट को एक फिक्स अमाउंट तक रखने के लिए बैक ईएमएफ जनरेट होता है। यदि ये ईएमएफ जनरेट नहीं होता तो सोचो इसका रेजिस्टेंस बहुत कम है, वोल्टेज हमने अप्लाई कर दिया तो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट इससे पास करता और ये कॉइल बंद कर जाती। इसको रोकने के लिए देखो यहाँ पे ये बैक ईएमएफ होना जरूरी था, और ये आया है इंड्यूस के कारण, तो इंड्यूस हुआ है ये। और इन दोनों की वैल्यू आइडियल सिचुएशन में दोनों क्या होते हैं? बराबर। मतलब मैं बोल सकता हूं ई इनपुट जो होगा वो ईपी के लिए होगा, मतलब इनपुट वोल्टेज जो होगा वो ईपी के इक्वल होगा।
और आउटपुट जो ले रहे हैं बेटा, आउटपुट हम ले रहे हैं सेकेंडरी से जो वोल्टेज हमें मिला है, एंड आउटपुट वोल्टेज जो होगा वो होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑन सेकेंडरी। मतलब इनपुट तो हमने लगाया था वो ही हमारा इनपुट बन गया, एक्चुअल में ईपी हमारा इनपुट बन गया। वैसे इन यदि हम एक्चुअल देखा जाए, एक्चुअल जो होता है वो ई बड़ा होता है ईपी से, एक्चुअली जो है वो ईपी से बड़ा होता है, लेकिन लगभग बराबर बोला इसको। मतलब इनपुट तो ईपी के इक्वल हो गया, आउटपुट वोल्टेज हम लेते हैं सेकेंडरी से, और सेकेंडरी पर जो वोल्टेज है वो इंड्यूस ईएमएफ है सेकेंडरी पे जो आया है। इसका मतलब ई आउटपुट जो होगा वो ई एस हो जाएगा। तो यहां से देखो ई इनपुट और ई आउटपुट का जो रेशियो होगा वो ईपी अपॉन ई एस के इक्वल हो जाएगा। और अभी हमने निकाला था कि ये जो रेशियो है एनपी अपॉन एनएस के इक्वल होता है। तो मतलब ध्यान रखना, इसके लिए हमने कंडीशन ली है कि आइडियल सिचुएशन पे ऐसा होता है, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। इनपुट और आउटपुट का रेशियो एग्जैक्ट इसके इक्वल नहीं होता है। हाँ, ईपीईएस का रेशियो इसके इक्वल जरूर होता है, लेकिन आइडियल सिचुएशन में जो ईपी है वो ही इनपुट वोल्टेज के लगभग बराबर होता है। हमें यही सिचुएशन पढ़नी है, इसके अलावा सिचुएशन हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है बेटा, तो इनपुट और आउटपुट वोल्टेज का जो रेशियो है प्राइमरी और सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न के रेशियो के इक्वल होगा। अब यहां से बात होती है टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर की, किस किस टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं। पहले तो ये बात समझ में आई होगी बेटा अच्छे से, इसको नोट करो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। नोट कर लो बेटा, देख लिया होगा। मतलब ई इन अपॉन ई आउट का जो रेशियो है वो हो गया एनपी अपॉन एनएस के। अब ध्यान से देखना, टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर बेटा दो टाइप के होते हैं। पहला है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। नाम से ही पता चल रहा है कि वोल्टेज का स्टेप अप करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, मतलब इस केस में V आउटपुट जो है, आउटपुट वोल्टेज जो है विल बी मोर देन इनपुट वोल्टेज। वोल्टेज को हाई करने के लिए ऐसा किया जाता है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर यूज में लिया जाता है। तो इसके लिए देखो, आउटपुट वोल्टेज यदि ज्यादा चाहते हो इनपुट से तो सेकेंडरी टर्न ज्यादा होनी चाहिए प्राइमरी से, सेकेंडरी शुड बी मोर देन प्राइमरी। ये स्टेप अप हो गया। दूसरा हो गया स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो लेस देन होता है इनपुट वोल्टेज। ठीक है, इसका मतलब सेकेंडरी में जो नंबर ऑफ टर्न है वो प्राइमरी से क्या होते हैं, कम। बेटा सिंपल सी बात है, जिधर की तरफ नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होंगे उधर का जो वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज या इनपुट वोल्टेज जो भी है वो हाई हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्न के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेशियो। ठीक है, तो ये दो टाइप के ट्रांसफार्मर हो गए। अब देखो हम बात करते हैं पावर की, इनपुट और आउटपुट में। यदि हम इनपुट पावर की बात करें, इनपुट पावर की बात करें, P इनपुट, तो V इनपुट मैं कहूंगा E इनपुट इंटू आई इनपुट। तो E इनपुट तो बेटा हो गया प्राइमरी वोल्टेज के इक्वल और प्राइमरी करंट, ये इनपुट पावर हो गई। आउटपुट पावर की यदि बात करें, P आउटपुट जो होगा, ये इनपुट था, वो हो जाएगा आउटपुट वोल्टेज जो कि है सेकेंडरी का, और आउटपुट करंट ये भी सेकेंडरी करंट होगी। अब देखो
वैसे तो हम जानते हैं जितना पावर हम ट्रांसफार्मर को देंगे, जितनी एनर्जी हम ट्रांसफार्मर के एक एंड को देंगे, उतनी एनर्जी दूसरे एंड पे नहीं मिल सकती, क्योंकि इस प्रोसेस में भी कुछ एनर्जी का लॉस होगा। 100% एनर्जी, 100% इफिशियंट ट्रांसफार्मर नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, ट्रांसफार्मर की जो इफिशियंसी है वो काफी हाई होती है, 90% से ऊपर इफिशियंसी वाले रखने होते हैं, क्योंकि यदि ट्रांसफार्मर ही इतना ज्यादा एनर्जी का लॉस करने लग जाएगा तब तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जगह जगह ट्रांसफार्मर का यूज होता है। तो अच्छी इफिशियंसी वाले ट्रांसफार्मर रखे जाते हैं, फिर भी 100% नहीं होती। लेकिन हम इस प्रॉब्लम को आसान करने के लिए आइडियल ट्रांसफार्मर ले लेते हैं। फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर, आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करें तो लॉसेस जो होते हैं नेग्लेक्ट कर देते हैं। लॉसेस को क्या कर दिया जाएगा? नेग्लेक्ट, कोई लॉस नहीं हो रही। जब लॉस को नेग्लेक्ट कर दिया तो उस केस में क्या होगा? पी इनपुट जो है लगभग पी आउटपुट के बराबर हो जाएगा। उस केस में ईपीआईपी जो है वो ईएस आईएस के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब ईपी अपॉन ईएस का जो, या फिर मैं कहूं आईपी अपॉन आईएस का जो रेशियो है वो ईएस अपॉन ईपी के इक्वल होगा। उल्टा हो गया, ये पी था, ये प्राइमरी और सेकेंडरी आ गया, ये सेकेंडरी प्राइमरी, मतलब इनका रेशियो इनवर्स हो गया। और ईएस अपॉन ईपी तो बेटा एनएस अपॉन एमपी के इक्वल होता ही है, वो हम देख ही चुके हैं। मतलब वोल्टेज का जो रेशियो है वो नंबर ऑफ टर्न के रेशियो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन करंट का जो रेशियो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, करंट का रेशियो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। कोई दिक्कत बेटा इसमें? नोट कर लो इसको, फिर आगे बात करेंगे। ये यहां से करंट का रेशियो पता चल गया कि वोल्टेज के रेशियो से इनवर्स हो गया, लेकिन ये 100% इफिशियंट माना है, जो कि एक्चुअल में होता नहीं है। नोट करो इसको, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। लिख लिया होगा बेटा? मिटा दूं? अब देखो, यहां से एक फॉर्मूला और देख लेते हैं इफिशियंसी का। इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर, जो बेटा इफिशियंसी, इसको नीटा से लिख देता हूं, तो ये होगी पी आउटपुट अपॉन पी इनपुट इंटू 100%। ये एफिशिएंसी हो जाएगी। किसी केस में ऐसा भी हो सकता है कि आउटपुट पावर थोड़ी कम दे रखी हो, इनपुट पावर थोड़ी ज्यादा दे रखो, तो उसमें कुछ लॉसेज हो जाएंगे वो। ठीक है, तो इफिशियंसी कुछ कम हो जाएगी। एक्चुअल में 100% इफिशियंसी तो हम जानते हैं पॉसिबल ही नहीं होती है। ये हो गया बेटा। इसके बाद ये जो लॉस हो रहे हैं ट्रांसफार्मर में, वो कौन कौन से लॉसेज हैं उसकी बात करते हैं। एनर्जी लॉसेज इन ट्रांसफार्मर। देखो, ट्रांसफार्मर में एनर्जी लॉस की सबसे पहला लॉस लेते हैं कॉपर लॉस। कॉपर लॉस नाम ले देते हैं बेटा। देखो, नाम से पता चल रहा है कॉपर लॉस मतलब ये वाइंडिंग का लॉस है बेटा। मतलब हम जानते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी में जो वाइंडिंग लगाते हैं, हमने बोल दिया रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन क्या ऐसा होता है कि किसी वाइंडिंग में रेजिस्टेंस ना हो? रेजिस्टेंस तो होता ही होता है। जब उससे करंट पास करेगा तो वाइंडिंग में जो है कॉपर का, सॉरी, हीटिंग लॉस भी हो जाएंगे, I²R जो होता है, जिसके कारण एनर्जी का लगातार लॉस होता रहेगा, उसको बोलते हैं कॉपर लॉस। ठीक है, दीज आर I²R लॉसेज ऑफ वाइंडिंग। ठीक है, दोनों वाइंडिंग में होगा, तो ये लॉस तो होना ही होना है, जिसको कॉपर लॉस बोलते हैं। जिसको बेटा रिड्यूस करने के लिए यदि कोशिश किया जाए कि कम से कम लॉस करें, तो उसके लिए मोटे वायर यूज किए जाते हैं। ठीक है, मोटी वाइंडिंग्स यूज की जाती है, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यदि बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस होता है रो एल अपॉन ए। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। टू रिड्यूस
वी यूज थिक वायर्स, ठीक है, वायर की जो थिकनेस है वो बढ़ा दी जाती है, उससे कॉस्टिंग पे भी इफेक्ट पड़ता है, उस सब चीजों को देखा जाता है कि कितना वायर की थिकनेस बढ़ानी चाहिए, साइज और ट्रांसफॉर्मर भी मैटर करने लग जाता है। दूसरा जो है वो है एडी करंट लॉस, ये भी काफी ध्यान में रखना होता है, एडी करंट लॉस। देखो हमने जो है ट्रांसफॉर्मर में ऐसे सॉफ्ट आयरन कोर लिया है। अब बेटा यदि ये सॉफ्ट आयरन कोर सीधा ऐसे ले लिया तो यहां से जो पास करने वाला फ्लक्स है, ये फ्लक्स जो है फंक्शन ऑफ टाइम है, मतलब टाइम के साथ चेंज हो रहा है, क्योंकि देखो इनपुट करंट जो दे रहे हैं वो टाइम का फंक्शन है, तो फ्लक्स भी क्या होगा, टाइम का फंक्शन होगा। अब देखो यदि टाइम का फंक्शन और ये एक कोर पूरा एक सॉलिड कोर हो गया आयरन का, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे छोटे छोटे करंट लूप बनने लग जाएंगे जिसमें हीट लॉस होने लग जाएगी। अब उसको खत्म करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे लेमिनेटेड कोर यूज किया जाता है, मतलब कभी ट्रांसफॉर्मर यदि कभी टाइम मिले तो ट्रांसफॉर्मर देखो बहुत वाइड यूज है इसका, तुम कोई भी एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट खोल के देखोगे तो उसमें कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मर मिल ही जाएगा, तो उस ट्रांसफॉर्मर को अच्छे से उखाड़ के देखना, पूरा खोल के देखना उसकी कोर को, तुम देखोगे कि ट्रांसफॉर्मर में एक पूरा ऐसे आयरन पीस नहीं होता है ये, इसमें बारीक बारीक स्ट्रिप सी लगाई होती है और हर एक स्ट्रिप एक दूसरे से लेमिनेटेड होती है, मतलब एक स्ट्रिप दूसरी स्ट्रिप ऐसे पास पास में स्ट्रिप रखी हुई होती है और सारी स्ट्रिप को एक दूसरे से इंसुलेट कर दिया जाता है ताकि वो एक दूसरे के मेटल कॉन्टेक्ट में ना रहें। तो इंसुलेटेड स्ट्रिप के फॉर्म में यूज करने से क्या होता है कि एडी करंट नहीं होता है उसमें, यदि ये एडी करंट होगा तो बेटा इसके कारण हीटिंग इफेक्ट भी आएगा ट्रांसफॉर्मर में और ट्रांसफॉर्मर खराब हो जाएगा। इसको रोकने के लिए क्या करते हैं, लेमिनेटेड कोर का यूज किया जाता है, ठीक है, टू रिड्यूस एडी करंट। वी यूज लैमिनेटेड आयरन कोर, ठीक है बेटा, तो ये बात होगी एडी करंट की। एक हिस्टेरिसिस लॉसेस भी होते हैं, वैसे हिस्टेरिसिस जो है बेटा ये मैंने पढ़ाया नहीं है अभी तुम्हें, क्योंकि एक चैप्टर छोड़ा हुआ है हमने मैग्नेटिक, जो मैग्नेटिज्म में एक चैप्टर छोड़ा जिसमें अर्थ मैग्नेटिज्म भी था और एक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस भी थी, उसमें हम ये पढ़ते हैं। वैसे मैं थोड़ा सा बता देता हूं, देखो किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज करना और डीमैग्नेटाइज करना एक प्रोसेस होता है कि उसको मैग्नेटाइज किया जाए फिर उसको डीमैग्नेटाइज किया जाए। तो जब हम ट्रांसफार्मर की बात करें तो इसमें देखो डायरेक्शन ऑफ करंट जो है, अल्टरनेटिव करंट में करंट की डायरेक्शन चेंज होती रहती है, मतलब फ्लक्स की डायरेक्शन भी टाइम के साथ क्या होगी, चेंज होगी। अब ये डायरेक्शन ऑफ जो फ्लक्स है वो चेंज होगा, मतलब कभी इस डायरेक्शन में मैग्नेटाइज है तो कभी इसके अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा मटेरियल। तो एक मटेरियल को मैग्नेटाइज करना, फिर डीमैग्नेटाइज करना, फिर अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज करना, फिर वापस डीमैग्नेटाइज करना, तो इस प्रोसेस में हीट लॉस होता है और ये जो हीट लॉस है इसको बोलते हैं हिस्टेरिसिस लॉस, ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ ए सब्सटेंस। जो लॉसेस होते हैं उसको हिस्टेरिसिस लॉस बोलते हैं, ठीक है, ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। ठीक है, ये हिस्टेरिसिस होते हैं। तो ये तो मटेरियल की प्रॉपर्टी होगी, तो कुछ ऐसे मटेरियल लिए जाएंगे जिसमें हीट लॉस जो है, हिस्टेरिसिस लॉस है जो मिनिमम हो, तो वो हिस्टेरिसिस लॉस को कंट्रोल किया जाएगा। लेकिन ये तो होगा ही, ये लॉस तो होते ही हैं, तो सब्सटेंस को चेंज करके इसको चेंज खत्म कम किया जा सकता है, खत्म तो नहीं किया जा सकता। इसके अलावा एक होता है फ्लक्स लीकेज। देखो नाम से पता चल रहा है फ्लक्स लीकेज में, मतलब कुछ देखो हमें पता है कि सारा का सारा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इससे पास करना तो पॉसिबल नहीं है। हमें पता है जैसे ये हमारा आयरन कोर लिया हमने,
और यहां पे हमने ये वाइंडिंग लगा दी। तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो ज्यादातर इसमें से पास कर जाएंगी, ऐसे ज्यादातर फील्ड लाइंस इसमें से ऐसे पास कर जाएंगी, ठीक है। लेकिन कुछ फील्ड लाइंस ऐसे भी तो होंगी जो एयर में निकल जाएंगी ऐसे। ये जो कुछ फील्ड लाइंस एयर में जो निकल गई ना, ये तो वापस लो, ये तो इधर हमारे इस वाले दूसरे कोयल तक पहुंची नहीं। ये जो फील्ड लाइंस इससे पास होकर के दूसरी कॉइल में पहुंच रही हैं, वो हमारे काम की है। क्यों? क्योंकि हम प्राइमरी में करंट चेंज करके सेकेंडरी में इफेक्ट देना, म्यूचुअल इफेक्ट देखना चाहते हैं। वो तो तब मिलेगा ना जब इसकी फील्ड लाइन दूसरे में पास करेंगी, और जो फील्ड लाइंस इसमें गई नहीं वो हमारे लिए वेस्टेज हो गई, तो उसको बोलते हैं फ्लक्स लीकेज। कि कुछ फ्लक्स लीक भी कर जाता है। इसी को कम करने के लिए ये हमने यूज किया था सॉफ्ट आयरन कोर। क्योंकि सॉफ्ट आयरन कोर की प्रॉपर्टी होती है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें अट्रैक्ट होती हैं, सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे पास करने की कोशिश करती हैं, ठीक है। तो सॉफ्ट आयरन कोर इसीलिए यूज किया जाता है कि फ्लक्स लीकेज कम हो, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ लीकेज तो होता ही है जो लॉस हो जाता है, हमारे कोई काम का नहीं होता है। तो ये ट्रांसफार्मर में एनर्जी की बात हो गई बेटा, कोई दिक्कत इसमें? इसके बाद देखो एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर का बात करें तो हम जानते हैं ट्रांसफार्मर का एप्लीकेशन हर जगह यूज होता है। जहाँ छोटा सा कोई भी इंस्ट्रूमेंट देख लेते हैं जिसमें वोल्टेज को लो किया जाए या वोल्टेज को हाई करना हो, हर जगह यूज में ले लिया जाता है ट्रांसफार्मर का। और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन भी इसी के कारण होता है, ट्रांसफार्मर कारण, जिसमें पावर स्टेशन होता है, वहां पे 6600 वोल्ट की पावर सप्लाई जनरेट की जाती है, उसको पहले हाई वोल्टेज पे भेजा जाता है। यदि उसको हाई वोल्टेज पे नहीं भेजेंगे तो यदि लो वोल्टेज पे यहां तक भेजेंगे तो देखो, मान लो मेरे को कुछ पावर भेजनी है, पावर होती है पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। तो यदि पावर हाई रखनी है तो या तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस हाई रखना पड़ेगा या करंट हाई रखना पड़ेगा। यदि हमने करंट को हाई रख दिया, देखो P इक्वल टू वी इंटू आई, इनमें से एक को हाई रखना पड़ेगा, V और I में से। यदि हमने करंट को हाई रख दिया तो जो लॉस है रास्ते में, जो रेजिस्टेंस में जो लॉस होंगे, अब इतनी लंबी ट्रांसमिशन लाइन है तो पक्का है रेजिस्टेंस तो हाई हो जाएगा अपने आप ही। तो आई स्क्वायर, यदि आई ज्यादा हाई रख दिया तो आई स्क्वायर आर लॉसेज जो होंगे वो बहुत ज्यादा हाई हो जाएंगे। इसीलिए क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को हाई बना देते हैं, करंट को क्या बना देते हैं, लो। इससे क्या होगा, लो करंट के कारण जो लॉस आ रहे थे रास्ते में ट्रांसमिशन लाइन के अंदर, वो हो जाएंगे कम। तो वो पावर जो हम जितनी पावर भेजना चाहते हैं उसमें से बहुत कम अमाउंट ऑफ पावर लॉस होगी। दूसरी बात, हमें पता है कि वहां जो हम पोटेंशियल लगा रहे हैं और यहाँ जो भेज रहे हैं उसमें जो बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो V इज इक्वल टू आई आर का आएगा, रास्ते का जो रेजिस्टेंस है उसके कारण जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा। यदि हमने I को हाई रखा तो वो जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो भी बहुत कम हो जाएगा। पता चला ट्रांसफार्मर से हमने 220 वोल्ट भेजा था, घर पहुंचते पहुंचते 20 वोल्ट बच गया, 200 वोल्ट तो रास्ते में रेजिस्टेंस खा गया। तो उस केस में सोचो पावर लॉस बहुत ज्यादा मैटर करेगा। इसीलिए क्या किया जाता है, जब बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे एनर्जी भेजनी पड़ती है, इलेक्ट्रिक पावर भेजनी पड़ती है, तो उसको हाई वोल्टेज पे ट्रांसफर किया जाता है। इसलिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज में लेते हैं। जब हमें वापस से डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है तो उस हाई वोल्टेज पे उसको नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे जो डिवाइसेज हैं वो तो नॉर्मली 220 वोल्ट के लिए रेडी होते हैं। तो फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। पहले सब स्टेशन बनाए जाते हैं जहां पे जो 132 केवी की जो लाइन होती है उनको 33 केवी में कन्वर्ट किया जाता है। फिर 33 केवी से फिर और सब स्टेशन बनाए जाते हैं जहां 11 केवी तक की लाइन भेजी जाती है। नॉर्मली हमारे जो घरों के सामने जो ट्रांसफार्मर होते हैं वहां 11 केवी की लाइन आती है, वो 11 केवी से ट्रांसफर करके 220 वोल्ट में हमें सप्लाई देते हैं। तो ऐसे ट्रांसफार्मर की चेन यूज में ली जाती है, ठीक है। इस ट्रांसफार्मर के लिए भी मैं कुछ नोट्स भेज दूंगा तो उससे कॉपी कर लेना। नोट्स अच्छे से बनने चाहिए ताकि वो चीजें जो थ्योरेटिकल चीजें जो हमें एक बार पढ़ लेंगे तो पता रहेगा कि हाँ ऐसा कुछ होता है, ठीक है बेटा। तो ये अल्टरनेटिंग करंट वाला चैप्टर अपना